एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनका नाम मंगेश है। और इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट। जब कहीं भी किसी भी कंपनी का जो समापन किया जाता है ना, उस टाइम पर किस तरह से हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं या लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो जानेंगे इस वीडियो में। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है या बड़ा है या डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को क्लियर करूँगी और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं। मेरे टाइम भी मैं डर जाती थी कि इतना लंबा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बहुत डिफ़िकल्ट होगा या बहुत मुश्किल होगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें, प्रैक्टिस खूब कर लें इसकी, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करती हूँ मैं, उसको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरह से किया जाएगा। ए लिमिटेड कंपनी विच हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख went into voluntary liquidation of 31st March 2008 या 2018, जो भी किसी भी ये ईयर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ईयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं। एक कंपनी है ए करके, ए लिमिटेड करके, उनकी जो पेड अप कैपिटल है ना, वो 5 लाख रुपीज़ है पेड अप कैपिटल। ठीक है, और ये इनका जो लिक्विडेशन है, जो समापन हो रहा है ना, वो ऐच्छिक समापन है। मीन्स ये कंपनी अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ख़त्म करना, मतलब लिक्विडेशन करना चाहती है या समापन करना चाहती है, अपनी कंपनी को बंद करना चाहती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये कब हो रहा है? लिक्विडेशन का टाइम है 31 मार्च 2008। कोई भी ईयर हो सकता है, बट 31 मार्च में ये ईयर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कंपनी बंद हो रही है। The following are the particulars of its assets and liabilities as on that date. जिस डेट को कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा था, उस टाइम पर उस कंपनी की क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, वो देख लेते हैं। सो इन्होंने कहा है यहाँ पर मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स विच रियलाइज्ड देयर बुक वैल्यू। तो जो भी इन एसेट्स की 3,95,000 जो उनकी बुक वैल्यू थी, उसी सेम बुक वैल्यू पर रियलाइज्ड हुआ। रियलाइज्ड इट मीन्स कि जब आपने इन सारी एसेट्स को बेचा, सेल किया, तो आपको इतने रुपए रियलाइज हुए, मीन्स आपको पैसे मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती है ना, उनको बेच दिया जाता है और सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक एसेट से कैश रुपीज़ जो कि 5,000 है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, एंड 6% डिबेंचर भी है, मतलब 6% वाले डिबेंचर्स हैं। जब भी डिबेंचर्स का पेमेंट होगा, ये 6% के अकॉर्डिंग करेंगे, मीन्स 6% इंटरेस्ट भी देंगे उनको। ठीक है, वो 6 मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, जब तक चलेगा तब तक देते हैं। ठीक है, 6% डिबेंचर होल्डर्स है, इनका भी पेमेंट करना होगा। कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, यहाँ पर 2,50,000 के हैं आपके जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं, 2,50,000, एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन फॉर 6 मंथ। और इनका जो इंटरेस्ट है ना, वो क्या है? 6 मंथ का अक्रूड है। अक्रूड इट मीन्स कि अभी तक नहीं पे किया गया है। ठीक है, उन्हें मिलेगा। तो ये जो आप जब कभी भी आप 11th 12th या ग्रेजुएशन में ये 6% डिबेंचर के सामने देखते हैं, तो ये साइन होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है कि इसी रेट से इंटरेस्ट पे होगा। 6%, 10%, 8% जो भी होता है। तो ये 6% है, तो 6% के हिसाब से इन्हें हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे इनके अमाउंट पर, जो भी इनका फ्लोटिंग चार्ज बनता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं। द डिबेंचर वर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर। तो साफ साफ कहा उन्होंने, किस तरह से पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर्स को? पेड होगा उनको इंटरेस्ट के साथ, जो कि 6 मंथ का हो। ठीक है ना। ऑन विच डेट अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वॉज ऑल्सो पेड टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो पेमेंट है ना क्रेडिटर्स का, फर्स्ट इनका पेमेंट हो जाए, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो जाना है। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स फॉर ₹25,000 वर प्रेफरेंशियल एंड द रेस्ट अनसिक्योर्ड। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्रेडिटर्स की, कि क्रेडिटर्स कितने हैं और क्या है इनका, तो यहाँ पर जो आपके प्रेफरेंस क्रेडिटर्स हैं वो हैं 25,000 के। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 25,000 के हैं। और बाकी जो अमाउंट बच जाता है, ठीक है ना, रेस्ट मीन्स जो अमाउंट बच जाएगा वो क्या हो जाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे, उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹2500। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन में जब कंपनी का समापन होता है, लिक्विडेशन होता है, उस टाइम पे बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम का जो खर्चा वो है ₹2500, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इसको बोलते हैं, ₹2500 है। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब बात करते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो लिक्विडेशन का काम फिनिश करवाता है, ठीक है। जब कभी भी कोई भी कंपनी लिक्विडेशन करती है, समापन करती है, तो उस समापन के टाइम एक इंसान को हायर किया जाता है जो कि लिक्विडेटर होता है। वो सभी एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, और इसके बदले में ये कुछ क्या लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेमुनरेशन। मीन्स इसको कुछ फीस पे की जाती है रेमुनरेशन के तौर पे, तो वो बोलते हैं लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो किस तरह से दिया जा रहा है? 3% ऑन रियलाइज्ड वैल्यू। रियलाइज्ड मीन्स जो एसेट्स सेल हुई हैं, जैसे कि मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, इन सब को रियलाइज करके जो वैल्यू आती है ना, उस पर इनको दिया जाता है 3%, ठीक है। मीन आप जब भी एसेट्स को सेल कर देते हैं और जो अमाउंट रियलाइज होता है उस पर 3% इनको क्या देना है, रिम्यूनरेशन पे करता है। एंड 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब 2%, 3% तो रियलाइज्ड वैल्यू पे देना है और 2% जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है ना। पे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो इनके हिस्से में जितना भी अमाउंट आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के, उस पर कितने परसेंट देना है? 2% का मतलब रेमुनरेशन पे करना है। किसको? लिक्विडेटर को। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। तो ये किस पे देंगे हम? 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, 3% रियलाइज्ड वैल्यू पे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पर कुछ कहा है एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, साफ साफ कहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब है कि सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर ही 2% देना है, उसमें हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट आएगा उसका 2% बाय वे ऑफ हिज ओन रेमुनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से उनका अपना रेमुनरेशन आ जाएगा, किसका? लिक्विडेटर का। अब हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा समझाया तो अच्छा कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। किस तरह से होगा? फॉर्मेट देख लीजिए, बुक में जो फॉर्मेट दिया होता है ना, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें वो ऐड कर देते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आई जो आपको हर एक क्वेश्चन में मिल जाती हैं। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें थी, मैंने इस तरह से लगाया था, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था, तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए रिसिप्ट साइड, ये आपकी जो है ये रिसिप्ट साइड है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पेमेंट है, ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। इस साइड पे अगर आप चाहें तो एक और अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं जो कि होती है एस्टिमेटेड वैल्यू और एक होता है रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? रियलाइज्ड वैल्यू की। तो ये रियलाइज्ड वैल्यू का कॉलम है कि हमें किस एसेट से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, कितना होगा। तो जो भी आपकी वैल्यू रियलाइज्ड हो तो वो यहाँ पर हम शो करेंगे। अब यहाँ पर हम एसेट्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से आपको पैसे रिसिप्ट हो सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं, पैसे कहाँ कहाँ से रिसीव होंगे। कैश इन हैंड हो सकता है आपके पास, तो वहाँ से आप पैसे लेकर पेमेंट कर सकते हैं अपनी लायबिलिटीज़ का, ठीक है। कैश एट बैंक, बैंक में कुछ बैलेंस हो सकता है। एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, जो एसेट्स रियलाइज्ड होती हैं उनको यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे जो भी एसेट्स आप बेचते हैं उनसे जो पैसा मिलता है। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का यहाँ पर मतलब है कि जब कोई भी आप लोन लेते हैं ना, लोन उठाते हैं या लोन जिनसे आप लेते हैं वो आपके लिए क्रेडिटर्स होते हैं, उनको आप सिक्योरिटी भी देते हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा अमाउंट, जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन उठाया और 1.5 लाख आपने सिक्योरिटी रख दी है, तो 1 लाख का ही तो लोन है ना, तो 1.5 लाख में तो आसानी से फुलफिल हो जाएगा। 50,000 जो बच गए वो सरप्लस कहलाते हैं आपके, ठीक है। 1 लाख का लोन लिया, 1.5 लाख की आपने क्या रख दी? सिक्योरिटी रख दी, तो आसानी से वहाँ से फुलफिल हो जाएगा। 50,000 का आपके पास आपकी एसेट्स बची हुई है, तो वो वहाँ से सरप्लस था तो यहाँ पर ले लेते हैं। कॉल ऑन शेयर की बात करें तो एट द एंड जब आपका लिक्विडेशन का टाइम है तो वहाँ पर पहले जो शेयर्स इशू किए गए थे उसकी अगर कॉल नहीं किया, पैसे नहीं मांगे गए हैं, अनपेड कॉल जो पहले थी, अब अगर आप उनकी मांग कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं शेयर्स के, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तो कॉल ऑन शेयर हो गया ये। तो इस तरह से हम अपनी रिसिट्स कर सकते हैं, पैसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अब आते हैं पेमेंट साइड में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये तो मैंने समझा दिया, इसको मैं समझाऊंगी और सॉल्व भी करूंगी, इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। बात करते हैं कैश इन हैंड, जो कि क्वेश्चन में कितना हमारे कैश इन हैंड है। देखिए यहाँ पे कैश रुपीज़ दिख रहा है ना, कितना 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम कितना शो कर देते हैं, 5000 रुपीज़ शो कर देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैश एट बैंक की, जो कि क्वेश्चन में नहीं था। कैश एट बैंक क्वेश्चन में नहीं था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, तो जिस तरह से मैंने बताया आपको, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। अब हम बात करते हैं एसेट्स रियलाइज्ड की, जो कि एसेट्स यहाँ पे मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, विच रियलाइज बुक वैल्यू 3,95,000। तो ये सारी एसेट्स किस वैल्यू पर रियलाइज होगी, बुक वैल्यू पे, जो कि कितनी है 3,95,000। 3,95,000। बात करते हैं सरप्लस अमाउंट का, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ना ही कॉल ऑन शेयर है, कोई भी मांग नहीं की गई थी शेयर से, क्योंकि शेयर्स यहाँ पर नामो निशान नहीं है अभी तक, तो इस तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी चीज़ें भी बताऊंगी। कॉल ऑन शेयर होगा तो क्या करोगे आप, तो आज के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब पेमेंट साइड की। पेमेंट साइड में लीगल चार्जेस, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में लीगल चार्जेस होता ही नहीं है। ठीक है, सो लीगल चार्जेस नहीं होता, मैं डैश कर देती हूँ। बात करते हैं लिक्विडेटर रेम्युनरेशन की। तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद साफ साफ कहा गया है यहाँ पर कि लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को किस तरह से हम करेंगे फाइंड आउट। तो लास्ट में हमने पढ़ा था ना एक पॉइंट लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के लिए, देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। ठीक है, तो रियलाइज्ड वैल्यू पे कितना 3% है। तो रियलाइज्ड वैल्यू इट मीन्स कि जो एसेट्स ये रियलाइज्ड वैल्यू आई है ना 3,95,000 का, 3,95,000 का हम चार्ज करेंगे कितने परसेंट, 3%। तो जो भी आता है ये 3%, ये आपका आ जाएगा 11,850। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा लिक्विडेशन रेवेन्यू 3%। और 2% भी कहा था, तो वो इस पे जो हम इस अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करेंगे ना, इसके अमाउंट पर निकलेगा। तो ये हमें एट द एंड पता चलेगा। एट द एंड इसलिए क्योंकि जो भी अमाउंट बचेगा तो इनके हिस्से में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इतना अमाउंट हो ही ना कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हम कुछ पे कर पाएँ, या फिर ये भी हो सकता है कि जितना अमाउंट बचेगा हम उतना पे कर पाएँ, क्योंकि यही होता है लास्ट में कि कभी कभी पूरा हम पे नहीं कर पाते हैं, जितना पैसा है उतना ही तो पे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा जो रियलाइजेशन अमाउंट आया है 5,000, 3,95,000 मीन्स 4 लाख। 4 लाख रुपीज़ हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए। मीन्स आपके पास ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपने इधर मैंने कर रखी हैं शोना, इनको आप 4 लाख रुपए से ही फुलफ़िल कर सकते हैं। मीन्स पेमेंट इनका कर सकते हैं, कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से। ठीक है, तो चलिए अब 11,850 तो यहाँ पर हमने इनको दे दिया। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जब भी समापन किया जाता है तो उस पर कुछ खर्चे भी होते हैं। कोई मतलब दलाल हायर किया होगा या वकील हायर किया होगा तो उनको पैसे देने पड़े होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन साफ साफ है 2,500। तो हम शो कर देते हैं कितना, 2,500। यहाँ पे हम शो कर देते हैं 2,500। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की। डिबेंचर होल्डर्स को भी तो पेमेंट करना है, तो हमारे पास जो डिबेंचर्स होल्डर्स है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6% वाले। 6% डिबेंचर कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज़ 2,50,000। सो ये तो हमें इन्हें 2,50,000 तो देना ही देना है इन्हें डिबेंचर होल्डर्स को। साथ में 6% इनको हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, कितने परसेंट, 6%। तो कैसे करेंगे आप इनका पेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कितने के थे, 2,50,000 के आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं। 2,50,000 प्लस इनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। तो 2,50,000 का हम जब करेंगे ना, इनका इंटरेस्ट निकालेंगे, 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ अपॉन 100 इंटू 12, तो आ जाएगा 7,500। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा किसका, डिबेंचर होल्डर्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इनका इंटरेस्ट। तो 7,500 अब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,57,500। इस तरह से आ जाएगा डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट जो कि पे करेंगे हम। ठीक है, 2,57,500। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इनको पहले दिया जाता है, अनसिक्योर क्रेडिटर से पहले इनका पेमेंट होता है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए साफ साफ कहा था कि 25,000 आपके क्या हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके अनसिक्योर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं आप
क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स फॉर ₹25,000 वर प्रेफरेंशियल एंड द रेस्ट अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो 25,000 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं और जो बाकी अमाउंट बच जाएगा वो क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। सो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के सामने कितना, 25,000, इस तरह से, ठीक है, हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने होंगे हमारे पास और कितना पेमेंट करना होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो अभी तो हम ये फाइंड आउट करना है कि कितना हमने पेमेंट कर दिया और कितना अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। जब आप ऐड एंड लेस करेंगे ना, लाइक ये हमने ऐड किया था तो कितना आ गया था, 4 लाख रुपीज़ आए थे। 4 लाख रुपीज़ में से जब आप क्या करते हैं कि माइनस करते हैं, किन किन चीज़ों को आप माइनस करते हैं, ये जो 11,000 हमें क्या क्या माइनस करना है मैं बता दूँ। 4 लाख में से 4 लाख माइनस 11,850 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखती चलती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 4 लाख, पहले हम 4 लाख लिख लेते हैं, माइनस करेंगे इसमें से 11,850 माइनस करेंगे 2,500, ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फिर माइनस करेंगे 2,57,500 माइनस करेंगे, देन 25,000 माइनस करेंगे। ये जो चीज़ें हम पहले यहाँ पर शो कर चुके हैं अमाउंट, इन सभी को हम माइनस करते चलेंगे और जो बैलेंस अमाउंट आ जाता है वो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है, प्लस रेमुनरेशन देना है किसको, लिक्विडेटर को। इतना करने के बाद आपके पास जो बैलेंस अमाउंट आता है ना, वो आ जाता है 103150, ठीक है, 103150 ये आ गया। ये इसमें से भी अभी आपको 2% रेमुनरेशन पे करना है। ये जो अमाउंट आया है ना, इसका 2% अभी हमें किसको देना है, इनको देना है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे चार्ज वो देख लीजिए। 103150 का 2% अपॉन डिवाइड बाई 102 प्लस रेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनको देना है, इनको देने के बाद हमें क्या करना है, माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस करके निकालेंगे, रेट प्लस करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो जो आता है 2023 आपका आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2023 पॉइंट में आएगा, मैंने इसको राउंड अप कर लिया, ठीक है, 2023। तो ये इनका क्या हो जाएगा, रेमुनरेशन हो जाएगा टोटल कितना, 13,873, ये इनका रेमुनरेशन हो जाएगा, किसका, लिक्विडेटर का। अब बात करते हैं कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे। वैसे तो पूरा इतना पेमेंट हो जाना चाहिए था, कितना, 1,3150 इतना पेमेंट हो जाना, 1,000 बोल रही मैं, 1,31,50 इतना पेमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इसका 2% हमें किसको देना था, अभी लिक्विडेटर को। तो ये तो हमने दे दिया, कितना दे दिया, 2023। इसमें से ये जो आया है हमारा अमाउंट, इसमें से हमने 2023 पे कर दिया लिक्विडेटर को। तो अब कितना अमाउंट बच गया, ठीक है, माइनस करेंगे तो अमाउंट बच जाएगा 101127। तो अब ये जो अमाउंट आया है ये हम पे करेंगे अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 101127, ठीक है। अब हमारे पास सारा का सारा ये जो 4 लाख अमाउंट हमने कलेक्ट किया था रियलाइज एसेट्स से, रियलाइजेशन से, ठीक है, तो फिर ख़त्म हो गया है वो। तो अब कुछ भी नहीं बचा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो हम अकाउंट को यहीं पर क्या कर देंगे, फिनिश करेंगे क्वेश्चन को, और जो भी टोटल अमाउंट आया था उससे क्लोज कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट की होता है, तो ये बात तो आप सभी को पता होगी, इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स बिजनेस के ओनर माने जाते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है, तो इनको सबसे लास्ट में पेमेंट होता है। तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, तो बाकियों को क्या पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इतना था, तो इतना इनमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया गया है। इनके हिस्से में कुछ नहीं इसलिए नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला इनको, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से जो भी आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट होता है प्रिपेयर किया जाता है। मैं और वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से बाकी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह से मंगेश ने बोला कि मैम प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, तो इसी तरह से किया जाता है और मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो ये बात भी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें आवश्यकता है इस वीडियो की। और चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।